बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। आज की जो वीडियो है ये बिज़नेस पर्सन्स के लिए है। आप बिज़नेस कर रहे हो, आप चाहे ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो या आपकी फ़िज़िकल शॉप है, छोटी है या बड़ी है, फ़िज़िकल शॉप है या आप दराज पे, शॉपिफ़ाई पे, किसी भी स्टोर पे ऑनलाइन सेल कर रहे हो, गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने ध्यान से देखनी है। इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। अगर आपने वीडियो ठीक देखी, पूरी तरह देखा इसको, तो इंशाल्लाह आप अपनी रिटर्न जो है वो किसी कंसल्टेंट के बिना खुद फाइल कर सकते हो। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लॉगिन करना है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि ये आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। तो अगर आप ये मेरे चैनल पे जाए ना, तो यहाँ पे आपको एनटीएन बनाने वाली वीडियो मिल जाएगी। आप एनटीएन रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है यहाँ से देख सकते हो। बड़ा आसान सा तरीका है, 5-10 मिनट में एनटीएन बन जाता है आपका। ठीक है, तो आपने आयरस पे आना है। ये एफबीआर की मेन वेबसाइट है। यहाँ से आप जब आयरस इस पर क्लिक करोगे इनकम टैक्स पे, तो आपको ये इधर ही ले आएगा। यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। बाज़ दफ़ा जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो ई इनरोलमेंट का भी एरर दे देता है, तो फिर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन की बजाय सिर्फ ई इनरोलमेंट पे क्लिक करना होता है और डाटा फिल करेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड जनरेट कर देगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है, तो आपने इसको लॉगिन करना है। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, मैं कोई चीज़ हाइड नहीं करूंगा। प्रैक्टिकल तरीके आपको बताऊंगा। सिर्फ बुकिश नॉलेज यहाँ पे नहीं होता कि किताब में ये लिखा हुआ है और मैं आपको डराता रहूंगा। मैं आपको डराऊंगा नहीं। जो भी चीज़ होगी मैं आपको उसका हल बताऊंगा कि इसको करना कैसे है आपने। ये नहीं होगा कि मैं आपको ये कहूँगा जी आप मुझे पैसे देंगे, फीस देंगे, तो फिर मैं अलहदा से कोई चीज़ आपको बताऊंगा। ये वो चीज़ें हैं जो हम खुद प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, और सब कंसल्टेंट ही प्रैक्टिकल ये यूज़ करते हैं, लेकिन कोई किसी को बताता नहीं। तो बहरहाल चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जी आपने जिस साल की भी रिटर्न फाइल करनी है, आपने नॉर्मल रिटर्न ही करनी है। अगर आप 24 की करना चाहो तो 24 की भी कर ले, लेकिन अब उसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफबीआर ने कल ही अपनी पॉलिसी चेंज की है कि जो बंदा भी विद इन ड्यू डेट 30 सितंबर से पहले पहले अपनी 2025 की रिटर्न फाइल कर लेगा, उसको फाइलर होने के लिए 24 की भी करने की जरूरत नहीं है, एटीएल चलान की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ 25 की रिटर्न फाइल करो और अपने आप को फाइलर कर लो। जब चलो जी स्टार्ट करें। यहाँ पे अपने 25 लिखना है और इसको ओके करें और कंटिन्यू करें। अब वो यहाँ से जैसे ही आगे विंडो ओपन होती है तो ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, आपने वो इसको देनी। ठीक है, यहाँ पे आपने यस करना है, क्योंकि आप हम बिजनेस पर्सन की कर रहे हैं तो आपने इसको यस ही करना है। कंटिन्यू करें। यहाँ पे आपने किसी को कुछ नहीं करना, इसको बस यस करना है और आगे चलना है। आप यहाँ पे पढ़ने ना बैठ जाएं कि पता नहीं क्या चीज़ है। कुछ भी नहीं है भाई, उसका कोई काम नहीं है। जो असल काम है वो यही है जो पहले हम करते थे। बहरहाल जी आ गया फॉर्म आपका। इसमें जी आपने आना है बिजनेस में। अब देखें, अब मेरी बात को जरा आपने ना गौर से सुनना है। जो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट दे रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। अक्सर लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि जी मैं अब सेल अपनी यहाँ पे कितनी शो करूँ। ठीक है, मेरी बैंक स्टेटमेंट में तो 4 करोड़ की क्रेडिट एंट्री आई है, तो अब मैं सेल क्या 4 करोड़ की डालूं। ठीक है, मैं कितनी सेल डालूं। देखें, आपने जो सेल डालनी है ना, वो आपने अपनी परचेज को देख के डालनी है। कभी भी आपने अपनी क्रेडिट एंट्रीज को अपनी सेल्स कंसीडर नहीं करना, और ना ही प्रैक्टिकली ऐसा होता है। जैसे कोई भी बिजनेस है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, जरूरी नहीं होता कि जितनी क्रेडिट एंट्रीज हैं वो सारी की सारी आपका रेवेन्यू या सेल्स हो। अक्सर ऐसा होगा कि आपने कैश निकाला, बाद में कैश दोबारा डिपॉजिट करवा दिया, वो क्रेडिट एंट्री आ गई। ठीक है, आपने किसी को उधार दिया था, उसने वापस डिपॉजिट करवाया, वो क्रेडिट एंट्री आ गई। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी अवेलेबल है। तो क्रेडिट एंट्रीज जो है उसको आपने कंसीडर नहीं करना। मतलब आपने सेल को क्रेडिट एंट्री से मिक्स नहीं करना कि जी क्रेडिट एंट्री है तो मेरी सेल है। सेल आपने यहाँ पे जो भी डालनी है वो अपनी परचेज के हिसाब से डालनी है। अगर आप इस चीज को समझ गए, चाहे आप कंसल्टेंट हो, चाहे आप अपनी फाइलिंग खुद कर रहे हो, तो जब भी आपको 122(9) का नोटिस आएगा, 111 का नोटिस आएगा, आपको मसला ही नहीं होगा। आपका डाटा पहले से तैयार होगा। देखें, अब आपने करना क्या है। सबसे पहले तो जो आपने परचेजेस डालनी है ना फ्रेंड्स, देखिए हम जो भी काम करते हैं, यार आप छोटा हो या बड़ा हो, पाकिस्तान में हर चीज़ रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, मतलब आप ये नहीं कह सकते मैं जितने लोगों से काम करूंगा वो सारे जीएसटी में रजिस्टर होंगे या वो सारे अपनी रिटर्न फाइल करते होंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप 100 लोगों से काम कर रहे हो तो बड़ी मुश्किल से 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो सेल टैक्स में भी रजिस्टर होंगे, अपनी फाइलिंग भी कर रहे होंगे, बाकी 90 का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, सारा कैश पे काम चल रहा होगा। तो अब तरीका आपने क्या करना है, यहाँ पे जो परचेजेज आपने लिखनी है ना फ्रेंड्स, आपने उसकी परचेजेज लिखनी है जिस कंपनी को के साथ आप बिजनेस कर रहे हो और आपको पता है कि ये कंपनी भी अपनी फाइलिंग कर रही है, वो आपको पक्का इनवाइस दे रही है या आपको प्रॉपर इनवाइस दे रही है, और आप उसकी जो पेमेंट कर रहे हो वो कैश में नहीं कर रहे, आप उसकी पेमेंट उसके डायरेक्ट बैंक टू बैंक कर रहे हो, यानी कि अपने बैंक के अकाउंट से उसके बैंक में डाल रहे हो या उसको क्रॉस चेक दे रहे हो। आपने वो परचेजेस कंसीडर करनी है। अगर आपने वो परचेजेस कंसीडर की जिसकी पेमेंट आप कैश में करते रहे हो और कल को आपको ऑडिट का नोटिस आ गया, तो आपने जितनी परचेजेस कैश में की होंगी वो सारी डिसअलाउ हो जाएंगी, और उसके बाद भाईजान मिनते तरले और स्पीड मनी के अलावा काम नहीं चलेगा। तो आप अपनी जो ये एक एंट्री अगर ठीक कर लेते हो तो आपकी आगे सारी एंट्रीज ठीक हो जाती हैं। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं।
परचेजेज आपने अपनी वो डालनी है जिनकी आप बैंक टू बैंक पेमेंट कर रहे हो, और उसका रिकॉर्ड आप अपने पास संभाल के भी रखें, उनके बिल्स भी अपने पास रखें। आपको पता हो कि जी ये जो 4-5 कंपनीज हैं, इनको मैंने बैंक टू बैंक पेमेंट करनी होती है और मैंने अपनी रिटर्न में भी रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो उसके बिल भी संभाल के रखें और उसको जो भी पेमेंट करें वो बैंक टू बैंक करें, कि कल को अगर एफबीआर पूछे अच्छा जी आपने यहाँ पे 40 लाख की परचेजेज शो की है, तो हमें जस्टिफाई करें कि इनके बिल किधर है, तो आप उनको बिल दिखाओ कि जी देखो बिल आ गए, वो कहे जी इसकी पेमेंट हमें शो करवाएं, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं और उनको एक एक पेमेंट दिखा सकें, देखें जी ये इधर गई, ये इसको गई, ये इसको गई, तो मसला नहीं होगा, ठीक है। चले जी, अब हम कहते हैं जी हमने फर्ज किया हमारी जो परचेजेज थी, जो हमारी बैंक टू बैंक हमने पेमेंट की थी वो 35 लाख की थी। ये मैं अज्यूमिंग फिगर ले रहा हूँ सारी, सिर्फ समझाने के लिए। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आपने इसको चाहे 2 दफा सुन लीजिएगा अगर आपको समझ ना आए तो आप, लेकिन मैं जिस मतलब जितना मैं क्लियर कर सकता था अपनी तरफ से वो मैंने कर दिया है, समझने वाले को समझ आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करें। अब देखें जी, अब हमने सेल कितनी डालनी है, तो भाई सेल सीधी सी बात है उतनी डालें जितना आपने टैक्स पे करना है। अगर आप कहते हो जी मैंने 10,000 टैक्स पे करना है तो उसके मुताबिक प्रॉफिट जनरेट कर लें। अगर आप कहते हो जी मैंने 50,000 टैक्स पे करना है ताकि मैं एम्बेसी में दे सकूं, तो उसके मुताबिक कर लें। मतलब आपको पता होगा ना कि यार मेरा प्रॉफिट मार्जिन इतना है। अगर 35 लाख की मेरी परचेज होती है तो मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो फॉर एग्जाम्पल 20-25% है, ठीक है। तो उसके मुताबिक आप अपनी सेल बढ़ा के लिख दें, इसमें से बाकी खर्चे भी अभी निकलेंगे। हम कहते हैं जी 35 लाख की परचेज थी तो हमारी जो सेल थी वो तकरीबन 51,52,000 की। चलो जी मैं ये फिगर डाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सैलरीज देखें। अब फ्रेंड्स सैलरीज जो होती है ना, ये छोटे लेवल पे अक्सर ये होता है, देखिए कंपनीज में तो मसला नहीं होता, कंपनीज में तो पूरा स्टाफ बैठा होता है, आपकी सैलरीज के ऊपर से टैक्स भी कट रहा होता है, वो फाइलिंग भी कर रहे होते हैं। अब छोटी जो दुकानदार हैं या आपका दराज पे स्टोर है, आपने 2-4 लोग अपने मुलाजिम रखे हुए हैं, या आपका एक सुपर स्टोर है उस पर 8-10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी सैलरी जब आप देते हो तो नॉर्मली ये सब कैश में चल रही होती हैं। तो जो कैश की सैलरी होती है ना एक बंदे की, वो अप्रोक्सीमेटली कोई 30,000 के करीब, अगर मैं बात करूं 2000 मतलब इसमें 2025 में, तो इसको आप मिनिमम जैसे जो वेज रेट है 30,000 वो आप कैश में दे सकते हो। वैसे तो 50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन हम सेफ साइड रखते हुए 30,000 ही कंसीडर करते हैं। तो हम सैलरी की लिमिट इस तरह से रखें क्या कि अगर कल को ऑडिट आ जाए तो हम उनको बता सके देखिए जी हमारे पास ये 4 एम्प्लॉई थे, तो पर मंथ उनकी 30,000 सैलरी थी, तो एक महीने की बन गई 1,20,000, पूरे साल की हमारी सैलरी थी वो 14 लाख बनती थी, तो हम उनको जस्टिफाई कर सके। तो आपने सैलरीज थोड़ा सा इस तरह से रखनी है। हम कहते हैं जी हमारी जो सारी एम्प्लॉइज की पूरे साल की सैलरी थी वो 6.5 लाख बनती थी। अब इसके अंदर आपका आ जाता है दूसरा, ये यूटिलिटीज आ जाती है जी। अब इसमें यूटिलिटीज में जो पावर है ना, बिजली के अपने बिल जो है ना वो जहाँ पे बिजनेस प्रेमिसेस है या कोई गोदाम है, वो बिल आप टोटल करें। देखें ये जो बिल्स है ना, मैं कभी भी जब आपकी पर्सनल वर्किंग करते हैं वेल्थ स्टेटमेंट की, कभी भी मैं आपको नहीं कहता कि घर के बिजली के बिल का टोटल करें। ये जो बिजनेस के बिल आपके है ना, अगर कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, इंडस्ट्रियल है, तो आपके पास बिलों का टोटल होना चाहिए, और बिल आप संभाल के भी रखेंगे पूरे साल में, जुलाई से लेकर जून तक बिल कितने थे हमारे, ठीक है। जितने भी बिल थे फर्ज की हम कहते हैं पूरे साल में हमारा जो बिजली का खर्चा था वो ये था। उसके बाद स्टोर स्पेयर का छोटा सा कोई खर्चा डाल दें, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस कोई डालनी है तो अगर आपकी हुई है तो वो थोड़ा बहुत उसका डाल दें आप। और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कोई 1-1.5 लाख जितनी फिगर आप डाल दें, जैसे कि आपके और भी खर्चे हो जाते हैं, कभी कोई गेस्ट आ जाता है, कभी कोई ऐसा छोटा मोटा खर्चा जो यहाँ पे नहीं शो रहा वो इधर डाल सकते हो। अब देखिए जी यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट ये दिखा रहा है ये 4,47,000 दिखा रहा है, ठीक है। 6 लाख तक प्रॉफिट अगर आप शो करोगे उस पर कोई टैक्स नहीं। उससे ऊपर जब आपका प्रॉफिट जाएगा बिजनेस का, चाहे आप दुकानदार हो, चाहे आप दराज पे, शॉपिफाई पे, अपने स्टोर पे ऑनलाइन सेल कर रहे हो, 6 लाख से ऊपर जब आप प्रॉफिट दिखाओगे तो सिस्टम आपको एडमिटेड टैक्स बना देगा, वो फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो आपने इस तरह से वर्किंग करनी है। यहाँ पे मैनेजमेंट एडमिन एक्सपेंसेस में अगर आप डालना चाहो तो बिल्कुल आप डाल सकते हो। जैसे ये रेंट आ रहा है, अगर आपने कोई ऑफिस अपना या शॉप है जो रेंट पे ली हुई है, उसका एग्रीमेंट है आपके पास, तो जितना रेंट आप साल का दे रहे हो वो यहाँ पे आप लिख लें, ठीक है। इसके अलावा आपकी ये ट्रैवलिंग कन्वेंस अगर है अलग उसके अपनी आपके अपनी है, या आपके मैनेजर्स वगैरह की, तो वो भी आप डाल सकते हो। कम्युनिकेशन में कुछ भी डाल लें, ठीक है। स्टेशनरी का खर्चा आप अगर पूरे साल का डालना चाहें वो भी डालने की पैकिंग करनी होती है आपने। प्रोफेशनल चार्जेस आपने कोई टैक्स कंसल्टेंट हायर किया हुआ है, ठीक है, कोई लॉयर है, कोई भी है, आपने उसको साल का जो भी देना है आप उसकी फीस डाल लें। ये मैं अपनी फीस नहीं डाल रहा, ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। चलें इसको कैलकुलेट करें जी। अब ये देखें आपका जो टोटल प्रॉफिट है ना वो 397,500 आ गया। यहाँ पे आप कंप्यूटेशन में आएंगे ना तो आपको यही फिगर दिखाएगा। ये देखें जी, ये आपका प्रॉफिट आ गया, इस पे देखिए कोई एडमिटेड टैक्स नहीं बन रहा, ठीक है। 6 लाख से ऊपर जैसे ही प्रॉफिट जाएगा तो ये आपका टैक्स बना देगा। ये मैं आपको सॉरी ये दिखा भी देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। तो आपने इस हिसाब से वर्किंग करनी है कि टैक्स कितना पे करना है यार, उसके मुताबिक बना लें। मैं इसको रेवेन्यू को बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ उसको रेवेन्यू को हम कर लेते हैं 55,25,000। कैलकुलेट किया, ये देखें 770 बन गया। अब जब आप आएंगे ना इसमें कंप्यूटेशन में, ये देखें अब ये आपको एडमिटेड टैक्स बना है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स ये वर्किंग तो आपकी ये हो गई। अच्छा इसके अलावा देखें इसमें ना आपने एक और चीज़ भी ध्यान में रखनी है। जब आप बिजनेस की वर्किंग कर रहे होगे ना, ये देखें आप
इसमें मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में आएंगे। देखिए अगर तो पिछले साल आपने कोई क्लोजिंग स्टॉक लिया था, जब पिछले साल की फाइलिंग चेक कर लें, ठीक है, या आपके कंसल्टेंट ने क्लोजिंग स्टॉक डाला था, यहाँ पे फिगर पिछले साल आ रही होगी 24 में, तो वो इस साल आपने यहाँ पे ओपनिंग में लाजमी डालना है, उसको बोलना नहीं, वरना नोटिस लाजमी आएगा, ये अपने पास नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पिछली फाइलिंग इसको लाजमी चेक करनी है जब भी बिजनेस की अपनी फाइलिंग करोगे। अगर तो क्लोजिंग स्टॉक डाला था तो ओपनिंग डालें, अगर पिछले साल क्लोजिंग कोई नहीं था तो ओपनिंग कुछ नहीं होगा। अगर आप कहते हो मैंने इस साल क्लोजिंग डालना है अपना, जैसे आपकी मोबाइल फोन की शॉप है, आपका बुटीक है, ठीक है, आपकी सुपर स्टोर है, आपको पता है कि यार एट अ टाइम मेरे पास तकरीबन जो है 30 से 40 लाख का जो माल है वो पड़ा होता है, या 5-7 लाख का माल पड़ा होता है, तो फिर आप एक हम एवरेज फिगर डाल लेते हैं कि जी हमारा क्लोजिंग स्टॉक 7 लाख था, ठीक। ये आगे भी एक जगह पे फिगर यूज होगी, इसको याद रखिएगा। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल भी था तो वो इधर आ जाएगा। जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक हमने 7 लाख डाला है, जब हम 2026 की फाइलिंग करेंगे तो ये फिर आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, ये इधर आएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद आपने एसेट्स की वर्किंग करनी है। यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट आपने लिखनी है वेल्थ स्टेटमेंट से, जो भी आपका बिजनेस हो, ठीक है, ऑनलाइन है, फिजिकल स्टोर है, यहाँ पे आप बिजनेस कैपिटल में उसको ऐड कर सकते हो। देखें जैसे मैं फर्ज किया कहता हूँ कि जी मेरा द्रास पे एक एबीसी के नाम से मेरा स्टोर है, ठीक है, क्योंकि अक्सर वो ऑनलाइन जो फ्रेंड्स से मुझसे पूछ रहे थे कि जी ऑनलाइन सेल क्या करनी होती है, हमने उसकी वीडियो बनाया। तो ये बिजनेस और ऑनलाइन एक ही चीज़ है। आप ऑनलाइन दुकान बना के बैठे हो, एक बंदा मोहल्ले में दुकान बना के बैठा है, उसमें कोई फर्क नहीं है, कंसेप्ट सेम ही है। आपने इसको इसी तरह करना है। मैं कहता हूँ जी मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है और उसका मैं कैपिटल यहाँ पे रख लेता हूँ 2 मिलियन का, मैंने 20 लाख से काम शुरू किया था, ठीक है, ये आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आएगा, इसको याद रखिएगा। और जो कैपिटल में अमाउंट आएगी ना वो यही वाली आपने कैपिटल में लिखनी अमाउंट, ठीक है। अगर पिछले साल आपने फाइलिंग की होगी तो ये ऑटोमेटिकली अमाउंट आ रही होगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो या पहले ऐड नहीं किया तो कैपिटल आप अपनी वेल्थ में लाजमी ऐड करें। मैं कहता हूँ जी 20 लाख कैपिटल है मेरा। अच्छा, फिर क्रेडिटर्स में भी मैं 1 मिलियन डाल देता हूँ कि मेरा मार्केट में मैंने जिनसे सप्लायर से माल लेता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली साल के एंड पे इतना मेरा 10 लाख का जो बैलेंस था वो आउटस्टैंडिंग था जो मैंने पे करना था। मैं यहाँ पे अब कहता हूँ जी मेरे पास जो फर्नीचर या छोटे मोटे इक्विपमेंट है वो या कंप्यूटर वगैरह वो तकरीबन 1 मिलियन के वो बन जाते हैं। अब बाकी देखें स्टॉक्स स्टोर्स पे जो 7 लाख क्लोजिंग स्टॉक आपने डाला था ना वो यहाँ पे लाजमी डालिएगा बैलेंस शीट में कि वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक था। अब हमने इसको बैलेंस करना है। मैं कहता हूँ ये कितना बन गया 17 लाख, ये 3 लाख, मैं कहता हूँ अप्रोक्सीमेटली कोई 2 लाख मेरा जो था ना वो कैश इन हैंड या कैश से रिलेटेड कोई चीज़ें जो थी उनमें था। तो अब ये कितना हो गया टोटल 19, पीछे फर्क कितने का रह गया 11 का, वो 11 के 11 में है, अदर एसेट्स में डाल देता हूँ, ठीक है। क्या आप अगर इसमें भी कुछ डालना चाहें ना जैसे प्री पेमेंट्स में तो इधर भी डाल सकते हो। आप मेरी बात जरा समझिएगा, मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ, ये आपने इसको जो है ना वो बैलेंस करना है। इसको सेव करते हैं साथ साथ, ठीक है। ये 19 हो गया, 1 मिनट, ये आपने बैलेंस करनी है। मतलब ये 3 मिलियन जो इधर आ रहा है ना, इसको ये ऊपर वाला टोटल एसेट्स के साथ आपका बैलेंस होना चाहिए। ये कुछ इसका फॉर्म में इशू बन रहा है वरना इसको ये बैलेंस कर नहीं रहा अभी। ये देखें अब उसने बैलेंस कर दिया, ठीक है। ये बैलेंस करना है वरना वो आपको एरर देगा, वो सबमिट नहीं करेगा। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपने अगर ध्यान से भाईजान इसको देख लिया ना तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आप अपनी वर्किंग खुद भी कर सकते हो। लेकिन अगर खुद ना भी करें तो कम से कम अगर किसी कंसल्टेंट से करवाएंगे ना तो आप उसको चेक कर सकते हो कि यार उसने कुछ किया भी है या सिर्फ ऐसे फॉर्मेलिटी पूरी की और मुझसे पैसे ले ली, ठीक है। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहो तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप रब्ता कर सकते हो, ये मैंने नंबर दिया हुआ है। अगर आप फाइलिंग करवाना चाहो तो रब्ता कर सकते हो। ये बैलेंस शीट की वर्किंग आपकी होगी। ये आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की वर्किंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब अगला जो इसका स्टेप है वो है आपके जो विद होल्डिंग टैक्सेस होते हैं उसको हमने देखना है। देखिए कुछ टैक्सेस तो यहाँ पे आप आएंगे ना एडजस्टेबल में, देखें कुछ टैक्सेस तो आपके ऑटोमेटिकली डिडक्शन जो हुई होगी ना वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, कुछ आपके पास जो नहीं आएगी वो आपने खुद ऐड करनी है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी की, वो आपको ऐड करनी पड़ेगी, वो अक्सर आती नहीं लेकिन बाज़ दफ़ा आ भी जाती है, ठीक है। वो सिस्टम ऑटोमेटिकली भी यहाँ पे ले आता है। अगर आपका जो है इनकम टैक्स कमर्शियल पे तो होता ही है, अगर डोमेस्टिक पे हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। मैं कहता हूँ कमर्शियल के ऊपर हमारा जो था इनकम टैक्स पूरे साल का वो कटा था, ठीक है, लेस को यहाँ पे अपने मीटर की थोड़ी सी रेफरेंस नंबर डिटेल वगैरह दे दे और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे जितना पूरे साल का टैक्स कटा था वो लिख दें। यहाँ पे फर्ज के मैं कहता हूँ पूरे साल में 15,000 कटा था। अच्छा ना, आजकल अक्सर आ रही है वो जब आप रिटर्न सबमिट करते हो ना तो वो कहता है कि रिसीट वैल्यू की एरर दे देता है। वो एरर ये वाली होती है, यहाँ पे एडजस्टेबल में जब भी कोई टैक्स की अमाउंट लिखें तो उसके साथ आप कुछ लाजमी अमाउंट लिखते हैं। फर्ज किया मैं कहता हूँ कि 1 लाख टोटल बिल था हमारा तो उस पर कोई 15,000 टैक्स कटा हुआ था। इसको पूरा टोटल करने की जरूरत नहीं अगर, क्योंकि वो मुश्किल होगी आपको, बस एक कोई भी अमाउंट लिखते हैं सिस्टम उसको जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेगा।
रिसीट वैल्यू का जो एरर है वो इसी वजह से आता है। इसी तरह प्रीपेड टेलीफोन कार्ड, आपका मोबाइल फोन पे जितना भी कोई टैक्स कटा है वो आप अलग-अलग भी लिख सकते हो, जैज़, ज़ोंग, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैं कहता हूँ जैज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नंबर देना चाहे नंबर भी लिख के दे सकते हो आप, ठीक है। पूरे अब जितनी अमाउंट पे कटा है, फर्ज किया मैं कहता हूँ 12,000, वो उस पर सर्टिफिकेट पे लिखी होती है 12,500 पे, मैं कहता हूँ जी 3652 रुपये। अब ये मैं कोई परसेंटेज एक्चुअल कैलकुलेट नहीं कर रहा, क्योंकि अक्सर जो व्यूवर्स होते हैं वो बहुत टेक्निकल और साइंसदान किस्म के बंदे होते हैं, वो कहते हैं जी ये गलत कैलकुलेट किया। भाई मुझे भी पता है गलत कर रहा हूँ, मैं जल्दी में हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एंट्री डाल रहा हूँ कि यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है। अगर यहाँ पे आपने अमाउंट नहीं लिखी और सबमिट की तो वो फिर रिसीट वैल्यू का एरर देगा, फिर आप बार बार पूछोगे जी ये क्या है, ये क्या है, वो आपको समझ नहीं आएगी। हालांकि वो छोटी सी एंट्री मैंने आपको बताई है, अगर ये हो जाए कर लोगे तो आपको मसला नहीं होगा। तो आप इसको जरा समझने की कोशिश करें, ये जो फिगर है ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको जी। इसी तरह ना आपने बाकी भी टैक्स देख लेने, ठीक है। आपको जो वेंडर है जिससे आप अपना माल ले रहे हो, अगर वो आपका कोई टैक्स काटता है, जैसे अक्सर फार्मास्यूटिकल पे, मोबाइल फोन्स पे जो कंपनीज हैं वो टैक्स काट रही होती हैं दुकानदारों का, ठीक है। तो वो आपको ऊपर सेक्शन लिखा हुआ सर्टिफिकेट पे नजर आ जाता है। फर्ज किया वो नॉर्मली 236G का और H का होता है, तो ये देखें यहाँ पे आप 236G लिखे तो आ जाएगा कि ये उन्होंने टैक्स काटा हुआ है, ठीक है। ये देखें जो 236G का आ गया, परचेज ऑफ अदर कमोडिटीज बाय डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि जी हमने आपकी ये 5 लाख की टोटल आपने हमसे परचेज की थी, तो हमने आपका उसके ऊपर इतना जो है ना वो टैक्स काट लिया। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एंट्री कर रहा हूँ। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो MIS से, जैसे मैंने आपको बताया था, आप अगर मेरी वीडियोस में जाए ना तो ये मैंने बताया कि आप अपने टैक्सेस कहाँ पे देख सकते हो कि किधर किधर टैक्स कटा है। तो रिटर्न फाइल करने से पहले ये वीडियो एक दफ़ा लाजमी देख लें, इसमें मैंने डिटेल से बताया है। MIS जो है ना, ये देखें, यहाँ से जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कहाँ कहाँ पे टैक्स कटा है। तो वो आप जो जो टैक्स जिस सेक्शन का कटा हुआ है आप उस सेक्शन को यहाँ पे सर्च करें, ऊपर लिखें सर्च करें, एडजस्टेबल में कर लें, फाइनल में कर लें, जहाँ पे मिलता है बस उसकी एंट्री डाल दें। ये छोड़ दें कि वो मिनिमम में आ रहा है, वो फाइनल में आ रहा है, वो एडजस्टेबल में आ रहा है, आप उसकी एंट्री करें, उसको क्लेम तो करें ना जी। ये सारी एंट्रीज करने के बाद जब आपकी टैक्सेस की एंट्रीज हो जाएंगी, फिर आपने देखना अगर एडमिटेड टैक्स आपका कोई बनता हो तो फिर आपने यहाँ से जब आप प्रीपेड PSID करोगे ना तो वो आपको एक PSID जनरेट करके चालान बना देगा। उस चालान की आपने अपनी पेमेंट करनी है, वो ऑनलाइन पेमेंट होती है उस PSID से। बाद में घंटे 2 घंटे बाद जब दोबारा आप आओगे, पेमेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको क्लेम करोगे तो वो यहाँ पे आपके साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो एडमिटेड टैक्स है इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है चालान आपका पे हो गया। तो ये आपकी रिटर्न की वर्किंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं वेल्थ स्टेटमेंट पे, कि वेल्थ स्टेटमेंट में हमने क्या करना है। देखिए अब ये आपकी जो अमाउंट होती है ना, ये नॉर्मल टैक्स है। अब ये हमारी वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले ये आपकी नॉर्मल टैक्स में आ जाएगी। इसको इनफ्लो में आपने ले लेना है कि जी हमारा पूरे साल का जो प्रॉफिट था ना वो ये था। यहाँ पे प्रॉफिट की फिगर आती है, सेल की नहीं आती। अच्छा, अब वेल्थ स्टेटमेंट में आए जी, अगर पिछले साल भी आपने फाइलिंग की थी तो वो ऑटोमेटिकली आपका पिछले साल का डाटा आ जाएगा कि जी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये बैंक अकाउंट है, वो सारे आ रहे होंगे। अगर तो वो 30 जून 2025 वाले दिन भी आपके पास चीज़ें हैं तो वो एज इट इज चलेगी, आपने उसको नहीं डिलीट करना, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी पहले भी थी, अब उस पर कंस्ट्रक्शन कर दिया आपने, पहले 50 लाख का प्लॉट था, अब आपने कंस्ट्रक्शन करके उसको 1.5 करोड़ का कर लिया, तो आप उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो। कोई नई प्रॉपर्टी ली है या पहली दफा फाइल कर रहे हो, ऐड करनी है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। देखें प्लस पे क्लिक करें, प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस लिखना है यहाँ पे आपने, कितने मरले है, किस सिटी में है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा सेक्टर है, जो उसके डॉक्यूमेंट पे वैल्यू लिखी हुई है ना भाई, वो आपने सारी लिखनी है डॉक्यूमेंट के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। और जितने का डॉक्यूमेंट पे आपका वैल्यू लिखी हुई है वो डॉक्यूमेंटेड वैल्यू आपने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। ये मतलब प्रॉपर्टी ऐड ऐसे करनी है। इसी तरह आपको जैसे बिजनेस कैपिटल का मैंने बताया था वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। और बैंक अकाउंट्स आपने ऐड करने हैं, तो ये देखें जी प्लस पे क्लिक करें, आपका जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं, सिर्फ नॉन बिजनेस बैंक अकाउंट, अगर आपके बिजनेस के टाइटल का कोई बैंक अकाउंट है, जैसे यहाँ पे हमने बिजनेस ऐड किया है ABC स्टोर के नाम से या ABC ट्रेडिंग के नाम से, अब फर्ज किया मेरे 5 ABC ट्रेडिंग के अकाउंट है जिनमें करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई हैं, लेकिन उनका जो 30 जून का बैलेंस है वो फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ आपके पर्सनल बैलेंस आएंगे। इसका बैलेंस किधर जाएगा, इसका जितना भी इनके आपके बिजनेस के अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस होगा 30 जून का, उसको आपने यहाँ पे इस वेल्थ स्टेटमेंट में, ये एक बिजनेस की वेल्थ स्टेटमेंट है, आपने यहाँ पे लिखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 4, 5, 2, 10 जितने अकाउंट हैं उन सबका बैलेंस टोटल करके वो यहाँ पे आपने लिखना है एक लमसम फिगर। फर्ज किया अगर वो बनता है 1,95,000 तो आप 2 लाख पूरा कर लें, फर्ज किया वो बनता है 9,55,000 आप 10 लाख पूरा कर लें, ठीक है। मतलब ये कि वो यहाँ पे आएंगे, आप कहीं अपने जो बिजनेस के अकाउंट के बैलेंस है ना वो गलती से इसको वेल्थ में ना ले जाइएगा। अगर आपने वेल्थ में ले गए तो आपकी वेल्थ रिकंसाइल नहीं होगी, आप उसमें प्रॉब्लम में आ जाओगे। यहाँ पे सिर्फ नॉन बिजनेस आएंगे जो आपके पर्सनल हैं, चाहे उसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन वो अगर आपके पर्सनल अकाउंट है वो सब यहाँ पे आएंगे। 30 जून 2025 का बैलेंस आपने लिखना है, प्लस पे क्लिक करें, ठीक है। अपने IPN नंबर लिख लें, यहाँ पे बैंक का नाम लिख लें, उसको सबमिट करेंगे तो वो ऐड कर देगा। ये चलो मैं कर ही देता हूँ।
ये मैं जल्दी कर रहा हूँ, असल में वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक एक बात आपको समझा दूँ। वीडियो फिर लंबी हो जाती है, अक्सर फिर व्यूवर जो है वो देखने की जहमत नहीं करते, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। तो बहरहाल जी, जितना भी बैलेंस है वो अपना 30 जून का यहाँ पे लिखें, इसको कैलकुलेट करें। इसी तरह फ्रेंड्स आपने सारी चीज़ें करनी है। ये देखें, अगर कोई गाड़ी है तो वो भी आप लिख सकते हो, ऐड करो, उसका नंबर लिखो, उसकी वैल्यू डाल दो। ये प्रीशियस पोजेशन में आप गोल्ड घर में जितना पड़ा है कोशिश करें उसको कम लिखें, गोल्ड को ज़्यादा ना लिखें। अगर फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो 10 तोले पड़ा तो 4-5 तोले लिख लें बस, और ज़्यादा ना लिखें अपने। और हाउस होल्ड इफेक्ट में पिछले साल की जो अमाउंट थी वो आ रही होगी। अगर पहली दफ़ा फाइल कर रहे हो तो लिख लें यहाँ पे अपने घर की चीज़ों की वैल्यू, जूते कपड़े फर्नीचर, 5-10-15 लाख जितनी डालनी है आप डाल लें। किसी ने घर में आके भाई चेक नहीं करनी कि मुझे पैसे पूरे करवाओ, इतने बनते हैं कि नहीं बनते। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि वेल्थ थोड़ी सी फ्लेक्सिबल बन जाती है। कल को अगर वाइट मनी का मसला बने तो यहाँ से हम पैसों को कम करके वो दूसरी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पर्सनल आइटम में आपके मोबाइल फ़ोन लैपटॉप ये चीज़ें आ जाती है, उनकी एक वैल्यू डाल लें अब यहाँ पे, जो पिछले साल डाली थी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब जो कैश की फिगर है ना फ्रेंड्स, देखिए अगर तो फर्स्ट टाइम आप फाइल कर रहे हो तो कैश की फिगर अभी डाल लें, ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल भी कैश नहीं है तो 3-4 लाख फिर भी डाल लें, और अगर आपके पास एक्चुअल में कोई 15-20 लाख कैश है तो 25 से 30 लाख डालें। मतलब ये कि कैश को 3-4 लाख बढ़ा के रखें, फ्लेक्सिबल रखें, ये बाद में काम आता है। फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो अपना कैश फौरन लिख लें, जितना भी लिखना चाहे। मैं कहता हूँ जी मेरे पास कुछ भी नहीं है तो चले मैं 2.5 लाख कैश रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब हम रिकन्सिलेशन पे आते हैं ना तो देखें यहाँ पे अमाउंट जो है वो पॉजिटिव में आ रही है। पहली दफा आप जब भी फाइल करोगे, जब भी पहली दफा फाइल करोगे, ये पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव में नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। इसका तरीका क्या होगा भी, आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे ये ब्लैंक होगा, जैसे अब ब्लैंक है, आपने इसको यहाँ पे पेस्ट करके कैलकुलेट करना है, तो ये अमाउंट आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप पहली दफा फाइल नहीं कर रहे, आपने पिछले साल भी फाइलिंग की थी, तो फिर होगा ये कि यहाँ पे पिछले साल वाली आपकी अमाउंट ऑटोमेटिकली आ रही होगी। आपने उसको नहीं छेड़ना, ना वो आप उसको छेड़ सकते हो, वो आपसे चेंज होगी नहीं, वो पिछले साल के साथ लिंक होगी, ठीक है। वो ये ब्लैंक नहीं होगी जैसे अब ब्लैंक थी। तो फिर यहाँ पे जो अनरिकंसाइल अमाउंट आएगी ना वो आपकी नेगेटिव में आनी चाहिए, पॉजिटिव में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वो जो नेगेटिव वाली अमाउंट आ रही होगी, आप क्या कर सकते हो, जब आप दूसरे, अगर आपने पिछले साल भी फाइलिंग की थी तो आप फाइलिंग करते हुए कैश की जो अमाउंट है ना उसको एक दफा बिल्कुल आपने जीरो कर देना, डिलीट कर देना। और जब आप इधर आओगे, यहाँ पे जो अमाउंट आपके पास आ रही होगी ना वो नेगेटिव में आ रही होगी, ठीक है। जैसे ये आ गई तो आपने नेगेटिव वाली अमाउंट को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, और इसको कैश में अपने पास जाके आपने पेस्ट कर देना यहाँ पे। तो ये क्या होगा, ये आपकी अनरिकंसाइल जो अमाउंट है वो जीरो हो जाएगी। ये देखिए ये जीरो होगी, ऐसे होगी। तो ये आपने अगर पिछले साल फाइल की थी तो फिर ऐसे करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं पर्सनल एक्सपेंस में। पर्सनल एक्सपेंस में एक लमसम सी फिगर यहाँ पे डाल दें। अब वो कैसे डालनी है, देखें आपने अगर अपनी इनकम 14 लाख रखी है तो 4-5 लाख खर्चा डाल दें। खर्चे हमेशा कम रखें, ज्यादा ना करें। अगर जरूरत नहीं, अक्सर लोगों को एम्बेसी के लिए जरूरत होती है तो वो बिल्कुल ज्यादा कर सकते हैं, उन्होंने दिखाना होता है कि जी हम बड़े लेविश लाइफस्टाइल से बिलोंग करते हैं, तो वो अपने दिखा सकते हैं। लेकिन अगर एक मैं नॉर्मल पर्सन की बात करूं, जैसे आम पाकिस्तानी मेरे जैसे लोग हैं, तो ज्यादा खर्चे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब खर्चा आप दिखाओगे तो आपकी वाइट मनी कम होती जाएगी। खर्चे को कम दिखाएं, पैसे अपने कैश में सेव करते रहें, कल को अगर कोई वाइट मनी का मसला बने तो हम उसको यूज कर सकें। ये टोटल आपकी वेल्थ स्टेटमेंट की वर्किंग थी। अब एक 7E की छोटी सी वर्किंग रह गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ 3-4 मिनट तक रुके रहिएगा अगर आप अब तक आ गए हो तो। वो जी 7E की वर्किंग देखें क्या होती है फ्रेंड्स। आपके पास अगर प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज हैं आपने उसकी एंट्री यहाँ पे भी करनी है। उसका कोई फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन होती है। कैपिटल एसेट्स में आएंगे, अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे क्लिक करें, उसका मरले में है, कनाल में है, वो जितनी भी है जो उसके कागज पे डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका वो लिखें। उसका कंप्लीट एड्रेस लिखना है जो कागज वाला है, किस सिटी में है, ठीक है, वो आपने सिटी यहाँ पे बताना है। वो एग्जाम्प्ट ही करनी है आपने, ठीक है। कोई और आपको रीजन समझ ना आए तो पर्सन एक्सक्लूडेड बाय फेडरल गवर्नमेंट ये कर देना है। अगर तो वो कंस्ट्रक्टेड है तो यस पे क्लिक कर दें, तो एक कनाल है तो एक कनाल करें कंस्ट्रक्टेड, अगर वो कंस्ट्रक्टेड नहीं है तो नो करेंगे तो वो उसको गायब कर देगा। इसको सबमिट करें। यहाँ पे एक रो ऐड हो गई है, जो वैल्यू आपने इस प्रॉपर्टी की अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में लिखी हुई है सिर्फ उसको कॉपी करें और इस फॉर्म में भी उसको पेस्ट कर दें कैपिटल एसेट्स में। ये 7E की वर्किंग है जी आपकी, ठीक है। जब आप इस प्रॉपर्टी को सेल करने जाओगे तो वो आपसे कहेगा 7E का सर्टिफिकेट लेके आओ, तो वो सर्टिफिकेट यहां से निकलेगा। तो इसलिए यहां पे जो एड्रेस देना है आपने, ये अपनी बात पल्ले बांध लें, वो एड्रेस आपने वो वाला देना है जो इसके रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट पे स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ है, पूरा वो एड्रेस देना है आपने, या अलॉटमेंट लेटर पे लिखा हुआ है। अगर आपने एड्रेस हल्का फुल्का भी आगे पीछे कर दिया और रजिस्ट्री करवाने गए तो वो आपको रिफ्यूज कर देंगे, वो कहेंगे नहीं जी ये सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तो फिर आपको जो है ना बड़ा मसला बनेगा, आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी, बाज दफा वो नहीं भी होती तो फिर आपको अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस होगा। तो ये 7E की वर्किंग थी फ्रेंड्स। अपनी तरफ से मैंने सारी कोशिश की है। फिर भी एक और चीज, अगर आपको बाज दफा वो एरर दे देता है कि जी अटैचमेंट करें, तो यहाँ पे अटैचमेंट में जाके, अब जैसे मैंने एक फाइल रखी हुई है फाइनल अकाउंट की, ठीक है, यहाँ पे PDF की कोई भी एक ब्लैंक पेपर भी आप इसको अटैच कर दोगे ना
तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। वो इधर भी कर दें एहतियातन, इसमें भी कर दें, ठीक है, ताकि वो एरर ना दे। और एट्रीब्यूट में आके यहाँ पे आपने बिजनेस अपना सिलेक्ट करना है, जिस टाइप का बिजनेस करे हो, सब और कुछ समझ नहीं आती अदर लिखें और ट्रेडर पे क्लिक कर दें। ज्यादा साइंसदान बनने की जरूरत नहीं है कि जी मैंने एक्चुअल ही कैटेगरी ढूंढनी है और शाम तक ना मिले तो आप उसको न्यूटन की तरह बैठ के सर्च करते रहो, ऐसा नहीं करना। किसी ने आपको आके कोई अवार्ड नहीं दे देना, सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी है और कुछ भी नहीं है। जो मेन वर्किंग थी भाई वो आपकी ये बिजनेस वाली थी जो मैंने आपको समझाई है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसको सेव करें और इसको जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल का कह देगा पिन दें, और आपकी फाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी। इंशाल्लाह एरर नहीं आएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी लेंथी होगी उसके लिए माजरत, लेकिन अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बिजनेस में तरक्की दे, बरकत दे, मेरी दुआ है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।